हाँ जी, स्क्रीन आ गई सबके पास। वालेकुम सलाम हुज़ैफा। अम्मा तिलावत हो जाए जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने इंटेंजिबल शुरू करना है, तो इंटेंजिबल के लिए मैंने स्ट्रेटेजी ये रखी है कि हाथ साफ हो जाए, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कोई 45 मिनट में, सही है, या मैक्सिमम 1 घंटे में। फिर लेते हैं नमाज का ब्रेक, और उसके बाद पूरे के पूरे 2.5 घंटे सारे 5 पेपर सॉल्व कर लेते हैं क्लास में। क्या कहते हो? सही जी। तो इससे होगा ये कि हाथ क्या रिवाइज भी हो जाएगा और हाथ क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस पूरे टॉपिक की। क्लियर है जी? चलें जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैंने इंटेंजिबल तुम लोगों को शुरू करवाया था, अच्छा फिर देखो ये फिर ना जुनूनी होके सारे सवाल सॉल्व करने होंगे साथ साथ। सही है जी। अच्छा जी, जब मैंने आप लोगों को ये इंटेंजिबल शुरू करवाया था, तो मैंने कहा था कि भाई आप इस पूरे प्रोसेस में 3 तरीके के इंटेंजिबल्स को इनकाउंटर करेंगे। एक, सर बना बनाया इंटेंजिबल, सही है जी, जिसको मैं कहता हूं सर एक्वायर्ड इंटेंजिबल, ऐसा ही है। दूसरा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल जो आप खुद बनाएंगे। फिर ऐसे भी इंटेंजिबल्स होते हैं तो जो आप इन प्रोसेस यानी आधे अधूरे परचेज करते हैं, तो उसको मैं कहता हूं इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, सर इंटेंजिबल्स की एग्जांपल दे दें। भाई सीधी सी बात है, क्या एक सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है? अच्छा प्लीज सुनिएगा, आपका प्रोसेस का डिजाइन या प्रोडक्शन प्रोसेस, पूरा एक प्रोसेस बनाना, उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस तो थोड़ी ना है सर, वो तो एक पूरा प्रोसेस है। तो सर उस प्लान को, उस प्रोसेस को बनाने को भी मैं इंटेंजिबल कहता हूँ। यस सर, खर्चा होता है उसके ऊपर। इसके बाद सर गुडविल, सर लाइसेंस, सर ब्रांड और कस्टमर इज व्हाटसोएवर, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ऐसा ही है। फिर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि चलो भाई आपको लफाजी में तो पता है कि ये इंटेंजिबल्स हैं, पर इंटेंजिबल की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वो बोलता है आइडेंटिफाएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। क्या बोला उसने? आइडेंटिफाएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। मैंने आपको कहा था आप इसको ऐसे रीड नहीं करें, आप इसको मेरी डायरेक्शन में रीड करें। आप देखें सबसे पहले एक चीज एसिड है या नहीं है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड का नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर वो चीज एसिड है तो ही तो कैपिटलाइज होगी। तो सर एसिड की डेफिनेशन है आर रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी बेनिफिट्स मिलेंगे 1 साल से ज्यादा, तो आप उसको एसिड मानेंगे। भाई एसिड तो इन्वेंट्री भी होती है, एसिड तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी होती है, एसिड तो पीपी भी होता है। फिर वो बोलता है, सुनना मेरी बात, फिर वो बोलता है कि भाई दूसरी चीज, यानी चौथी है हमारे लिए, दूसरी है, देखो एसिड तो है बट उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। फिजिकल सब्सटेंस मतलब वो टेंजिबल फॉर्म में नहीं हो। टेंजिबल फॉर्म में होगा तो भाई या तो वो फिर पीपी में जाएगा, इन्वेंट्री में, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा। तो सर क्या ये बात समझ आ रही है कि इंटेंजिबल्स की फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगी? वेरी गुड जी। फिर बोलता है पहले देखो एसिड है, फिर देखो कि फिजिकल सब्सटेंस है, नहीं है सर। अब बोलता है देखो क्या वो मॉनेटरी तो नहीं है, वो होना चाहिए नॉन मॉनेटरी। सर ये बात नहीं समझ है भाई, वो कहता है ये कि पैसा इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए। आपके शेयर्स जो पड़े हुए हैं सीडीसी में, वो भी तो सॉफ्ट फॉर्म में है, ऐसा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, क्या उसकी फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं है सर। तो ऐसे तो आप बोलेंगे भाई वो तो इंटेंजिबल है। भाई वो भी एसेट है पर वो फाइनेंशियल एसेट है, वो मॉनेटरी नेचर का है। ये क्या है? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी में फर्क समझ आ रहा है? ये कंडीशन इसलिए डाली गई ताकि आप पैसों को, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसको भी आप इंटेंजिबल ना बोलते हैं। बात समझ आ रही है? चलें जी, बेहतरीन हो गया। तो सर हमने 3 चीजें सीखी अभी। एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी।
अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जब आप उस चीज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो उसने कहा वो होना चाहिए आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबिलिटी आती है दो में से किसी एक तरीके से। या तो वो चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिली हो। किसके तहत? एग्जाम्पल दें सर, भाई लाइसेंस है, आपने एक्सप्लोरेशन करनी है, आपके पास लाइसेंस है, वो तो एक राइट है ना। आपको कैसे पता लगेगा आपके पास राइट है? सर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सर क्या ये चीज आइडेंटिफाई हो सकती है? क्योंकि राइट की तो कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती है, तो उसका फायदा तो 1 साल से ज्यादा का है ना, तो मैं कैपिटलाइज करता हूँ इंटेंजिबल के नाम पे, अमोर्टाइज भी करता हूँ। ऑनलाइन वालों, क्या ये बात समझ आ रही है? जल्दी बता दो। ओके जी, बेहतरीन है। फिर वो बोलता है, सुनना, फिर वो ये बोलता है कि आइडेंटिफाइबिलिटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आती या एग्रीमेंट से नहीं आती। एक चीज तब भी आइडेंटिफाई हो सकती है जब वो सेपरेटली या उस एसेट के साथ बिक सके। वो कहता है जो सॉफ्टवेयर आपने किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, देखो क्या वो सॉफ्टवेयर अलग से बिक सकता है? तो दैट मींस कि आइडेंटिफाई हो रहा है। सही है? या तो उस कंप्यूटर के साथ बिक सकता है, तब भी वो आइडेंटिफाइबिलिटी की डेफिनेशन में आएगा। बात समझ आती है? जब ये सारे कंपोनेंट्स पूरे होंगे तो एक चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी? इंटेंजिबल बन जाएगी। सारे कंपोनेंट्स के बाद क्या बन जाएगी? इंटेंजिबल बन जाएगी। फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि अब भी इंटेंजिबल को रिकॉर्ड नहीं करना। वो कहता है कि इंटेंजिबल को रिकॉर्ड तब करना जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। बोलता ये है कि भाई होना चाहिए उसकी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? चलें तो सर फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ इंटेंजिबल का होना अलग बात और इंटेंजिबल का रिकॉर्ड होना अलग बात? सर इसकी एग्जांपल दें। भाई मेरी एक कंपनी है, उसमें गुडविल बन गई, नाम बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, वक्त के साथ साथ मैं वर्च्यू ऑफ कंडक्ट और बिजनेस बनाया, तो इंटेंजिबल है। अच्छा, इसको जब मैं बेचूंगा तो मुझे इसके अलग से पैसे मिलेंगे। कस्टमर लिस्ट, इसको जब बेचूंगा तो अलग से पैसे मिलेंगे, ऐसा ही है। तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि ये मैंने कितने में बनाई? कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। इसलिए वो कहता है कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल जो कि बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस खुद ब खुद बन जाते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज, क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी। पक्की बात है? बेहतरीन है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ गुडविल और कस्टमर लिस्ट या ब्रांड नेम इंटेंजिबल तो है बट मैं रिकॉर्ड नहीं करता? क्यों? कॉस्ट नहीं पता। फेयर वैल्यू तो मुझे पता है कितने मार्केट से मिल जाएंगे, पर कॉस्ट नहीं पता क्योंकि मैंने कुछ पे नहीं किया, तो मैं रिकॉग्नाइज किस पे करूंगा? बात क्लियर है? अब इसके आगे एक और चीज सुनो। सर जब वो कहता है कि आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया अगर, तो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करता हूँ और उस कंपनी की गुडविल के लिए पैसे पे करता हूँ, तब रिकॉग्नाइज करता हूँ? क्योंकि वो बात ही एक्वायर्ड इंटेंजिबल में, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर यही चीजें मैं एक्वायर करूंगा तो रिकॉग्नाइज होंगी, यही चीजें मैं खुद जनरेट करूंगा तो रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा ही है? चलिए, फिर वो बोलता है जब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको रिकॉग्नाइज करना ही करना है, अब आप एक काम करें, इसमें दो चीजें कैपिटलाइज करें, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी जो उसको प्रेजेंट लोकेशन इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए लगी है। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी। सर एक्वायर्ड इंटेंजिबल समझ आ गया। अच्छा, अगर रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। कोई कंसल्टेंसी फीस होगी वो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। एक्सपेंस आउट तो वो इन्वेस्टमेंट्स में होती है, क्या उसके लिए नहीं होती है? पर यहाँ तो होगी ना, वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, किसी इंजीनियर की टीम को लगाया मैंने। सही है जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल पे नजर घुमा लो। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की एग्जांपल दे दें सर। गुडविल, ब्रांड नेम, सर ये प्रोडक्ट डिजाइन बनाना, ऐसा ही है? अच्छा, प्रोडक्ट इटसेल्फ और प्रोडक्ट डिजाइन में फर्क है? क्यों, कैसे? वेरी गुड जी। हम प्रोडक्ट के डिजाइन को कहेंगे इंटेंजिबल, सही है, और प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो वो इन्वेंट्री। वेरी गुड जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जो
बिजनेस के होने की वजह से बन जाते हैं। गुडविल, ब्रांड नेम, कस्टमर लिस्ट। अच्छा, तो क्या ये इंटेंजिबल नहीं है भाई, ये बने हैं बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो सर क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो बनते हैं, तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर, कुछ भी नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि भाई आपने इसके ऊपर कुछ खर्चा ही नहीं किया है। अच्छा, तो आप ये भी तो नहीं कह सकते, आप ये भी तो नहीं कह सकते कैपिटलाइज करेंगे। वो भाई क्यों कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने पैसे लगे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते एक्सपेंस आउट करेंगे, भाई आपको पता ही नहीं पैसे कितने लगे हैं, पैसे लगे ही नहीं है। ये चीजें तो ऐसे बनती हैं कि रोजमर्रा के कामों में ये चीज बिल्ट इन होती है। एम्प्लॉयज की सैलरी, एम्प्लॉयज का टैलेंट, वो सब उसमें पे हो जाता है। तो आप इसकी कॉस्ट को अलग नहीं कर सकते। तो आपको पता नहीं है गुडविल, कस्टमर और ब्रांड नेम कितने में बना है, तो इसको हम हमेशा क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ऐसा ही है। तो आपको एग्जामिनर सवाल में लिख के दे कि कंपनी के डायरेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि भाई कंपनी ने अपना जो ब्रांड बनाया है, सही है, वो इतने में बनाया है, उनका अंदाजा ये है। हाँ वेरी गुड। तो हम किसकी सुनेंगे, IFRS की। तो मुझे एक बार बताओ, तो क्या वो रिकॉग्नाइज करूंगा या इग्नोर? और वो रीजनिंग पूछे तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। वेरी गुड जी। अच्छा, फिर दूसरी चौरंगी पे आ जाओ। फिर वो कहता है कि भाई इसमें से जो प्रोडक्ट डिजाइन और सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट डिजाइन और सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे इंटेंजिबल्स हैं जो बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस नहीं बने, हमने खुद बनाया। फिर वो कहता है देख लेना, इसके अंदर दो फेजेस होंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। अच्छा जी, फिर स्टैंडर्ड खुद भी कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कुछ हिंट देता है, बोलता है कि भाई फिजिबिलिटी स्टडीज करना ये रिसर्च में आता है, कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूं, मीटिंग्स करना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, रिसर्च में आती है, क्योंकि अब तक आपने काम शुरू नहीं किया। ऐसा ही है भाई। ट्रेडमार्क तो परचेज किया जाता है ना मनीष, ये कैसी बात है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब इधर सुनो। सर मुझे एक बात बताओ, फिर वो कहता ये है, फिर वो कहता ये है कि बिल्कुल प्रोटोटाइप भी रिसर्च में आएगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ। सर वो कहता है कि रिसर्च फेज को हमेशा क्या करना, एक्सपेंस आउट करना। अच्छा, वो रिसर्च फेज को एक्सपेंस आउट करने की बात इसलिए करता है क्योंकि भाई यहाँ पे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं थे। अच्छा, फिर लोगों ने, भाई लोग हमेशा क्या चाहेंगे कि एक चीज पीएनएल में जाए, कैपिटलाइज हो, कैपिटलाइज हो। हर लोग, हर बंदा ये चाहेगा ना कि एक चीज पीएनएल में जाने के बजाय इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइज होनी चाहिए, ताकि मेरा एक्सपेंस बचे तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। ऐसा ही है भाई। चलें जी, तो मुझे एक बात बताएं, लोगों ने क्या किया जब भी ऐसे, तो फिर ये जो मेडिसिन वगैरह की कंपनियां हैं, ये तो कितनी रिसर्च करती होंगी। कोविड की एग्जांपल ले लो अभी रिसेंटली। वेरी गुड। इसके बाद जो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ये भी तो डिजाइन पे काम करती हैं, इंजन पे काम करती हैं, मोबाइल, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज पे काम करती है ना। तो भाई इनके पीएनएल में तो एक अच्छा खासा रिसर्च का एक्सपेंस होगा। तो ये तो सारा का सारा काम करेंगे डेवलपमेंट में। तो आपको नहीं लगता इन कंपनीज का जो भी ऑडिट करता होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा अजाब काम क्या चेक करना होता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उस पर जाहिर सी बात है काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। हम जो बच्चे ऑडिट का पेपर दे रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि जब भी ऐसी बात आती है तो हम एक प्रोसीजर लिखते हैं कि देयर माइट बी रिस्क, रिसर्च को भी क्या कर लिया हो, कैपिटलाइज कर लिया हो, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। तो वही तो अकॉर्डिंगली बात है। इसके लिए स्टैंडर्ड ने भी कुछ कंट्रोल्स लगाए। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप जब तक डेवलपमेंट फेज में नहीं आते तब तक आप कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे। फिर हमने पूछा भाई डेवलपमेंट फेज में कब आऊंगा, तो उसने बोला डेवलपमेंट फेज में आप तब आएंगे जब कुछ कंडीशंस मीट हो जाएंगी। क्लियर है? डेवलपमेंट फेज में आप तब आते हैं जब आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी तैयार हो। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई आपके पास पूरा प्लान है, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, ये इस वक्त खत्म हो जाएगा, इतना खर्चा होगा। ऐसा ही है। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई प्लान तो कोई भी बना लेगा फेक, और डायरेक्टर उसको अप्रूव भी कर देंगे। फिर बोलता है कि भाई इंटेंशन भी होनी चाहिए। इंटेंशन कैसे पता लगेगी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स होंगे, आपको काम होता हुआ दिखेगा। बात समझ आ रही है? चलें जी, इसके बाद वो बोलता है भाई टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी प्लान, और इंटेंशन भी है, चलो मान लिया। फिर क्या एबिलिटी भी है उसको कंप्लीट करके यूज करने की या बेचने की। भाई मुझे एक बात बताओ, हम बोल रहे हैं कि हम ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे जिसके बाद कोई बीमारी नहीं हो सकती है। हाँ, अब कंपनी छोटी सी है, तो भाई क्या उसकी एबिलिटी है?
नहीं सर, अच्छा एबिलिटी में ये आता है, देखो एबिलिटी बोलता है क्या है, कंप्लीट करने के बाद यूज करने की और बेचने की। तो ये भी जरा असेस कर लेना, देखो ये तो कंडीशंस है ना, वो बोलता है असेस कर लेना कि क्या कंपनी इतनी एबल है कि वो बना के या तो खुद यूज करेगी या तो बेचेगी। तो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन जाए कि किसी से यूज ही नहीं हो, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती हो, और ऐसी चीज नहीं बन जाए कि जो बिक ही ना सके। बात समझ आती है यानी सर यानी इससे ये पूरी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है, डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ जा रही है कि कैपिटलाइजेशन तब होनी चाहिए जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, और वो कब होंगे, जब या तो खुद यूज करोगे या उसको बेच पाओगे। चलिए जी, कितनी कंडीशन हो गई अब तक, 3। पहली, टेक्निकल फिजिबिलिटी प्लान होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया कुछ टाइम के लिए हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, फिर बाद में बस इस साल का प्रॉफिट बचाना था हमें बस, बात ऐसा नहीं, इंटेंशन प्रॉपर होनी चाहिए, और वो आपको कुछ एक्शन से दिखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स की अप्रूवल होगी, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद एबिलिटी भी होनी चाहिए टू यूज और सेल। वो बोलता है चलो भाई फिजिबिलिटी भी है, सही है, एबिलिटी भी है, इंटेंशन भी है। देखो क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आपको आज ही पता है कि अगर इस कंपनी के पास पैसे नहीं है और आगे आ भी नहीं सकते, मतलब पैसे होने का मतलब ये नहीं कि अभी जेब में होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए फाइनेंसिंग भी अवेलेबल, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये दोनों चीजें हैं तो इसके अलावा मेरे पास एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज रिसोर्सेस, ऐसा ही है भाई। अच्छा, जब मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं तो वो बोलता है आखिरी एक बेहतरीन चीज है आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉस्ट कैन भी, और ये तो की क्राइटेरिया है ना, क्योंकि कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं होगी तो कैपिटलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ आती है। तो वो कहता है जब ये 5 की 5 कंडीशंस मीट होंगी तब आप शुरू करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो क्या आपको सवाल आपने जितने भी किए थे मेरे साथ या आप लोगों ने कहीं से भी किए हो, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकली वो बता देता है इस वक्त तक रिसर्च था, इस वक्त तक डेवलपमेंट थी, फिर डेवलपमेंट में भी बताता है कि इस वक्त कंडीशंस मीट हुई थी। कंडीशंस को मीट होने को मैं एक अंग्रेजी में नाम देता हूँ, कोई बताएगा? सवाल में लिखी भी होती है। हाँ सकलैन, सवाल में लिखा हुआ होता है। नहीं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं बोलता, वो कुछ कहता है। बेहतरीन जवाब दिया है कपिल ने। कमर्शियली वायबल, मतलब ये वो कहता ही है कि प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली वायबल ऑन दिस डेट। कमर्शियली वायबल का मतलब ये है कि कंडीशंस मीट हो चुकी हैं, सही है जी। तो ये मतलब जार्गन होंगे जो एग्जाम में गिवन होंगे या ऐसा ही कोई मिलता जुलता अल्फाज होगा, सही है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, यानी सर अगर मैं कहता हूं सर अगर क्वेश्चन में सब कंडीशन मीट हो पर ये लाइन लिखी हो कि अगर 50 मिलियन से कॉस्ट बढ़ी तो प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे, तो यहाँ इंटेंशन तो नहीं है, इंटेंशन है ना? अभी तो मतलब दिया हुआ होगा ना सवाल में, अनिला ये कैसी बात है कि 50 मिलियन से कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे? प्रोजेक्ट तो तब खत्म करेंगे ना कि जब, अभी तो मतलब अभी तो इंटेंशन है ना, अभी तो बना रहा हूँ, वो तो तब की बात है, फ्यूचर की चीजों को तो नहीं देखूंगा ना, आज देखेंगे आज की इंटेंशन। अच्छा जी, इसके बाद सर अब मैं अगर कहूं कि पूरा साल है और आपको ये कहा गया कि 1 अप्रैल से डेवलपमेंट शुरू हुई, तो कितने महीने का अप्लाई करूं? गलत, आपने बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं कि सर कंडीशंस कब मीट हुई। सही है जी, तो सर 3 महीने तो एक्सपेंस आउट हो गए। अच्छा, फिर कह रहा है जुलाई 1 से कमर्शियली वायबल हुआ, 6 महीने क्या अप्लाई करूं? पक्की बात है, वेरी गुड जी। अब एक एक करके सुनना, इसमें फिर एक और क्लॉज लिखा हुआ है, 6 महीने की कैपिटलाइजेशन आप करोगे, पक्की बात है ना? अच्छा, फिर स्टैंडर्ड एक और चीज कहता है, हमने डिस्कस भी की थी, वापस से रिपीट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जिस दिन से कैपिटलाइजेशन करनी है बस उसी दिन से करनी है। तो जिस दिन कंडीशन मीट हुई, ऐसा नहीं करना कि पीछे जो एक्सपेंस आउट कर दिया था उसको भी कैपिटलाइज कर लो, बेस्ड ऑन के आज कंडीशन मीट हो गई है। बात समझ आई है वाली? वो हो चुका, वो हो चुका, यानी अब आपने कैपिटलाइजेशन कब से करनी है? जुलाई से करनी है। तो इसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था कि आप पिछला किया गया एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं कर लेना इस अजम्पशन में कि आप कंडीशन मीट हो गई, क्योंकि पीछे वाली चीज वो सही एक्सपेंस आउट हुई थी, अब वाली चीज बिल्कुल सही कैपिटलाइज हो चुकी है। तो क्या हम जो पीछे एक्सपेंस आउट कर चुके हैं क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? पक्की बात है? चलें जी, बेहतरीन हो गया सर, वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ मुझे पता लगे कि मुझसे गलती हो गई थी,
जुलाई से नहीं हुआ था क्राइटेरिया मीट, हुआ था ये कोई जून 1 से। अब रिवर्स करेंगे तो अभी तो मना किया था आपने सर, अभी एरर है, एरर के केस में आप सही करेंगे, पर जो नॉर्मल केस चलेगा उसमें रिवर्सल नहीं होगा। यानी सर अगर वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कहे कि भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जुलाई 1 पे हमने क्राइटेरिया मीट किया और 6 महीने की कैपिटलाइजेशन है, डायरेक्टर्स की इंटेंशन है कि वो पिछला आप कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं क्योंकि कंडीशन मीट हो चुकी है, तो क्या अलाउड है? नहीं अलाउड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल केस है भाई, आपकी कंडीशन ही जुलाई को मीट हुई है, तो हाउ यू कैन कैपिटलाइज प्रीवियस एक्सपेंडिचर। ऐसा ही है। इसका दूसरा केस, बोले कि जुलाई से हमने कैपिटलाइजेशन की थी पर पता लगा कि जून में कंडीशंस मीट हुई थी, कितने महीना रिवर्स करेंगे? 1 महीना। यानी दैट मींस कि सर एरर को सही करना है, और फिर एरर को सही करके किस हिसाब से दिखाना है? IAS 8 के हिसाब से। सर अगर कुछ सालों पहले की गलती है, याद आ रहा है, वो अपने हिसाब से चलेगी उसकी प्रेजेंटेशन। चलिए जी, इसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि एक इंटेंजिबल या तो खुद बनाओगे, वो तो अभी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली इसकी। फिर होता है इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब ये आते हैं आपके पास दो तरीकों से, या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में या तो सेपरेटली एक्वायर करते हो। हमने बखूबी इसकी एग्जांपल देखी थी, तो वापस से हल्की फुल्की रिपीट करूं। हमने जब भी किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया है तो क्या उसके नेट एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जरा फोकस के साथ है, ये बड़ी अहम बात है। जब आप सब्सिडरी के नेट एसेट्स को पिक करोगे तो उसके अंदर हो सकता है उसने कुछ रिसर्च की भी हो, तो वो एक्सपेंस आउट हुई भी होगी, उससे नेट एसेट्स कम हुए होंगे, ज्यादा कम हुए हुए होंगे। लॉजिकल बात है ना, कम हुए हुए होंगे। वेरी गुड। और अगर कोई डेवलपमेंट होगी, वो कैपिटलाइज हुई होगी, नेट एसेट उसके अंदर ज्यादा होंगे। आपको पता है क्या, जब आप सब्सिडी परचेज करोगे ना, सब्सिडी जो भी आपको बेचेगा वो आपसे रिसर्च के पैसे भी लेगा, डेवलपमेंट, क्योंकि वो आपको एक कॉम्बो एसेट बेच रहा है। आपके लिए जो चीज आ रही है वो तैयार एसेट है। हाँ वेरी गुड। तो अब आप पता है क्या करेंगे, अगर आपको सवाल में लिख के देता है कि आपने रिसर्च के पैसे भी पे किए, इन प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, इन प्रोसेस की, आपने रिसर्च के पैसे भी पे किए, डेवलपमेंट के भी किए हैं, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, मैं दोनों कैपिटलाइज करूंगा। वेरी गुड जी सर, हमारे लिए कॉस्ट है। तो क्या बात समझ आती है कि ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि इसमें आप रिसर्च भी कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि ये रिसर्च आपने नहीं की थी, सामने वाले ने की थी, आपको सामने वाला एक तैयार शुदा एसेट दे रहा है, तो आप इसको एसेट ही कंसिडर करेंगे। क्या एसेट की डेफिनेशन मीट हो गई? तो वो तो सीधी सीधी उसके अंदर शामिल होगी। सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, हो गया सभी क्लियर है? डेवलपमेंट के ऑलरेडी कैपिटलाइज होगी, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अच्छा, पर मुझे एक और बात बताओ, वो जो बंदा है आपसे सब्सिडी जो बेच रहा है, वो आपसे रिसर्च और डेवलपमेंट के पैसे तो चार्ज करेगा, पर अपनी कॉस्ट के हिसाब से नहीं, अपनी फेयर वैल्यू के हिसाब से। मींस के उसके अंदर उसका प्रॉफिट भी होगा, ऐसा ही है। पर मैं फिर कह रहा हूं ना कि प्रॉफिट हो भले, मैं मानता हूं, पर वो अपना एक्सपेंस भी रिकवर करेगा। बताने की बात ये थी कि आपसे वो तीन चीजें रिकवर करेगा, अपना प्रॉफिट, अपनी डेवलपमेंट की कॉस्ट, अपने रिसर्च के एक्सपेंसेस। कुल मिला के आपके लिए, कुल मिला के ये पूरा एसेट बन गया। क्लियर है जी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली एसेट की डेफिनेशन तो मीट हो गई। एसेट इनिशियली किस पे रिकॉग्नाइज होगा? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू इज द सम ऑफ टू या थ्री थिंग्स। पहला रिसर्च, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा प्रॉफिट। ऐसा ही है भाई। चलें जी, फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जब एक चीज कैपिटलाइज कर ली पर अभी भी ये इन प्रोसेस थी, CWIP है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। वेरी गुड जी भाई, यहां तक समझ आ रही है ना बात? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अब जरा देखो, आपको कोई फर्दर रिसर्च करनी है, अगर नहीं करनी तो सीधे सीधे डेवलपमेंट कैपिटलाइज करते रहो। सही है। अच्छा, अगर रिसर्च करनी है तो फिर अब ये यहाँ पे काम रुक जाएगा जो कैपिटलाइज हुआ हुआ है। सही है। अब अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा मतलब 99% केसेस में नहीं होता है ऐसा, वरना आप पागल हो गए खरीदोगे। पर देखो क्लॉज तो होना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है वापस से आप रिसर्च करो। अगर वापस से खुद रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे खुद बताओ, क्या ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की मद में आ गया?
ऐसा ही है। अच्छा, अब रिसर्च होगा तो एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट होगा बेस्ड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया तो कैपिटलाइज। सारी चोरियां सेम है, पक्की बात है। देखो इसको खाली रीड कर लेते हैं। वो बोलता है कि भाई आपके पास इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो तरीके से आ सकते हैं, या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में या तो सेपरेटली आ सकते हैं। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आए या सेपरेटली आए, वो बोलता है कि भाई डेफिनेशन ऑफ एसेट मीट करना चाहिए। क्या गलत कह रहा है ये? सही कह रहा है सर। इसके बाद वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। वही वही वाली कंडीशन, क्योंकि आइडेंटिफाइबल नहीं है तो ये रिकॉग्नाइज भी नहीं हो सकता। और आइडेंटिफाइबिलिटी कैसे होती है? या तो सेपरेबल हो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो मेरा। ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर, फिर वो कहता है व्हाट टू कैपिटलाइज इनिशियली फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंटली रिसर्च को क्या करूं? एक्सपेंस आउट, और डेवलपमेंट को कंडीशन मीट होगी तो कैपिटलाइज। हो गया रिवीजन। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो डन हो गई यहां तक कहानी। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, फिर हमने एक चीज सीखी है, अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अमोर्टाइजेशन के लिए कुछ यहाँ पे चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें फोकस करना है। अमोर्टाइजेशन शुरू कब से होती है? जब वो एसेट रेडी फॉर यूज हो। ऐसा ही है भाई। अच्छा, तो हम सर यहाँ पे अमोर्टाइजेशन के लिए सबसे पहले कॉस्ट को रखते हैं माइनस, अब ये नॉर्मल केस नहीं है, वो कहता है कि आप इस रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करोगे दो सूत्रों में, या तो इसकी एक्टिव मार्केट हो, वेरी गुड, या तो कमिटेड बाय बायर हो। ऐसा ही है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ भाई, नॉर्मल एसेट्स तो बिक जाते हैं ना, लैपटॉप, कार, एक्स वाई जी, हर चीज, पर इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज निकालते वक्त जरा देख लेना, रेजिडुअल वैल्यू को तब रखना जब दोनों में से कोई एक चीज हो, या तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ की फेयर वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू मालूम हो सकती हो, पर जिसकी एक्टिव मार्केट हो। जिसकी कौन सी मार्केट हो? एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट का मतलब है दस्ती फॉर्म बिकता हो। सही है जी। दूसरी चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ हो तो भी सीधी सीधी बात है, तुम्हें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या सिर्फ इन दो कंडीशंस के तहत ये रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर होगी, अदरवाइज कंसीडर नहीं होगी। वेरी गुड जी। फिर वो बोलता है कि भाई आप इसको डिवाइड कर देना यूजफुल लाइफ से। अब सुनना, अब ये खाली गेम खत्म करेंगे, ये पूरा क्लोज हो जाएगा। हाँ, अच्छा जी, वो बोलता है कि यूजफुल लाइफ से आप इसको डिवाइड करेंगे, पर यूजफुल लाइफ आइडियली लोअर होती है किसके? हाँ जी, लीगल लाइफ और, हाँ भाई, अच्छा जी, एसेट की लाइफ और लीगल लाइफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सुनना, एक लाइसेंस की कहानी है यहाँ पे। हाँ, लाइसेंस की कहानी, पहला केस। सर इसकी यूजफुल लाइफ है 15 ईयर्स टोटल। मैंने इसको लिया हुआ है 10 साल के लिए, नथिंग मेंशन, तो 15 साल थी ना इसकी लाइफ। लोअर ऑफ है सर। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, लोअर ऑफ तो है, पर इसकी लॉजिक भी है ना भाई, आपको फिर 10 साल बाद ये लाइसेंस वापस देना पड़ेगा। हमारे लिए 10 साल काम आएगा, पक्की बात है ना? चलें जी, इसके बाद ये तो हो गया केस 1। हम आ गए सर केस 2 पे। अब जरा अब जरा देखना है। यहाँ अच्छा भाई, 15 ईयर्स है, फिर 10 साल है। सर ये तो पागल हो गए हैं आप अभी, मतलब ये वापस सही आ गया। अभी लिखते हैं चीज, आपके पास रिन्यूअल ऑप्शन है फॉर फर्दर 3 ईयर्स। प्लीज सुनिएगा सर, मुझे एक बात बताएं, लीगल लाइफ मतलब हमें यूज करने की कितनी परमिशन है? बिल्कुल मनीष, ऐसा ही है।
अच्छा भाई अब सुनना, आपके पास रिन्यूअल ऑप्शन है कि आप इसको फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप पे करेंगे अगले 3 सालों के लिए 2 मिलियन। पर एक्चुअल एक्चुअल जो आपने 10 सालों के लिए पे किया था वो था 100 मिलियन। हाँ भाई 13 साल पे होगा। अच्छा यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये 2 मिलियन इमटेरियल अमाउंट है, ऐसा ही है? वेरी गुड जी। अच्छा जी, अगर इमटेरियल अमाउंट है तो आपको स्टैंडर्ड एक चीज कहता है कि आपको डे 1 पे अगर ये पता है कि आपके पास एक रिन्यूअल ऑप्शन है एंड यू आर रीजनेबली सर्टेन कि आप इसको एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, और रीजनेबली सर्टेनिटी ऐसे पता लगेगी कि रिन्यूअल की अमाउंट इनसिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होगी, तो सर यहाँ पे आप कह रहे हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। तो भी सिग्निफिकेंट है ना, मैं रिलेटिवली की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं क्लियरली ट्रिवियल की बात कर रहा हूँ, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। सही है, इसमें सी का क्लॉज है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, केस 2 तो ये हो गया, अब हम आ गए सर केस 3 पे। मैंने कहा कि सर 10 साल है, ये फिर 15 इयर्स है, रीन्यूअल ऑप्शन है मेरे पास, सही है, फॉर फर्दर 3 इयर्स मुझे पे करने हैं इसके कोई 30 मिलियन। हाँ जी कितने साल? 10 साल, पक्की बात है। चलिए सर फिर हम 10 पे ही रह जाएंगे, क्योंकि मुझे आज ही पता है कि मैं अभी फिलहाल तो रिन्यू नहीं करूंगा, कब करूंगा सोचूंगा वहां जाके। सही है जी। अच्छा फिर सवाल ये आता है कि सर ये 2 मिलियन अगर इनसिग्निफिकेंट है तो जब ये पे होगा तब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा। पर हाँ आप शुरू से ही इनसिग्निफिकेंट है ना अमाउंट। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, पर आप शुरू से ही इसको अब जो अमोटाइज करेंगे वो कितने सालों पे करेंगे? 13 सालों पे। क्लियर है जी। अच्छा फिर हमने जितने भी सवाल किए थे, जरा फोकस करना, हमने जितने भी सवाल किए थे हमने कहा था एक डिस्क्लोजर का पैटर्न है, वो सेम एज पीपीई है, सिंपल पीपीई के जैसा है। अच्छा पीपीई में सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि आप कॉस्ट के अकाउंट को अलग लेके चलना, अक्यूमुलेटेड के अकाउंट को अलग लेके चलना, ऐसा ही है। अच्छा जी फिर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद होगी या पहले? कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद। रीवैल्यूएशन होगी तो कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद होगी या पहले? यानी पहले, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकाल रहा है। यानी सर आपको सॉल्व करने का एक तरीका है, ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले सवाल में ढूंढ लेना। सही है। अच्छा सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढने के बाद आप क्या, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, कैरिंग अमाउंट आ गई, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। फिर दो अकाउंट खोल लेना डिस्क्लोजर में, कॉस्ट का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, दोनों की ओपनिंग ओपनिंग आ जाएंगे। ओपनिंग कॉस्ट किसकी वजह से इंक्रीज होगी? एडिशन। कम किसकी वजह से होगी? डिस्पोजल की वजह से, पक्की बात है। अच्छा जी अब आपका जो दूसरा ये कॉस्ट का अकाउंट है इंक्रीज होगा रीवैल्यूएशन की वजह से। किसकी वजह से? रीवैल्यूएशन की वजह से आपका कॉस्ट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वजह से इंक्रीज होगा, डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज होगा, ऐसा ही है, और इम्पेयरमेंट की वजह से इंक्रीज होगा, क्योंकि हम अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन एक साथ बनाते हैं, ऐसा ही है। और फिर अबव ऑल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, आप इंटेंजिबल एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे सिर्फ तब रख सकते हो जब एक्टिव मार्केट हो, एक्टिव मार्केट के अलावा आप इसको कैरी नहीं कर सकते। बात समझ आती है जी? पक्की बात है। अच्छा अभी तक हमने SIC 32 की बात नहीं की, पहले हम वही पास पेपर के 2 सवाल करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल है, उसके बाद हम SIC 32 करेंगे, और फिर हम कंबाइंड पास पेपर्स करेंगे जिसमें इंटेंजिबल्स और SIC 32 दोनों होंगे। क्लियर है जी? करें पहला सवाल।
है ना ये। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पे भी प्रेजेंट कर रहा हूँ सवाल को। और मैं आप लोगों को भेज भी देता हूँ। हाँ भाई, भेज दूँ तुम लोगों को PDF? ये जिन लोगों के पास बुक है उसमें ये हीर या जॉर्डन लिमिटेड के नाम से है। हाँ हाँ, हीर लिमिटेड। देखो यही है। यही है ना। PDF भी भेज दी है मैंने। सही है जी, आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए कुल मिला के कोई 20 मिनट है। तो स्पीड में करना है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, 20 मिनट है। जल्दी से 20 मिनट में ये करके दिखाएं। इसके बाद फिर एक और सवाल करेंगे और फिर इसके बाद हम नमाज के ब्रेक पे जाएंगे। जल्दी से ज्यादा। अब देखो ये टॉपिक हाथ के हाथ यहीं पे साइड पे लगा दो, क्योंकि सारी प्रैक्टिस हम अभी आज ही करके जा रहे हैं। सही है। फिर तुम लोगों की शक्लें नहीं है खुद करने वाली पास पेपर्स। कर रहे हो? अभी वही किए होंगे तुमने अब तक, वही डेफर टेक्स्ट के और बस ये उस दिन भी तुमने ये बोला था। अच्छा, बाकी कब होंगे? अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? वही वाली अप्रोच जो बताई थी। गुड। हाँ भाई, हो गया सवाल? पूरा सॉल्व करें या डायरेक्टली आंसर? या एक कर लेते हैं फॉर्मेट। नहीं, मुश्किल वाला तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। अच्छा जी सर, अभी प्लीज फोकस। भाई मुझे एक बात बताएं, इसमें कितने टाइप के आपके पास इंटेंजिबल्स मौजूद हैं? अच्छा, पहला सॉफ्टवेयर है। पहला सॉफ्टवेयर है। पहले ब्रांड है। चलें सर,
इसके बाद हमारे पास आ गया ओपनिंग, क्या है भाई, कॉस्ट एज एट, नहीं जुलाई 1, और ये आ गया सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट जुलाई 1। सर हमने यहाँ पे 280 और 15, टोटल कितना, यार उसने बोला नहीं है कि तुम्हें नोट बोला, तो नोट में टोटल भी आता है ना। हाँ जी, 40 और 48, 88, 160 आ गया। अच्छा जी सर, फिर आप अज्यूम करें कि आपके पास कुल मिला के कोई 2 टी अकाउंट्स हैं, सही है, कॉस्ट का अलग है और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का अलग है। इसको सर जरा यहाँ पे अमोर्टाइजेशन एज ऐड कर लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आ गया ओपनिंग बैलेंस, वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर सवाल को मैं रीड करूं तो बोला डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव एल एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। सही है जी, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस बनाने के लिए लास्ट ईयर तक 20 मिलियन का खर्चा हुआ है और ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये अब तक की कंडीशंस मीट नहीं हुई थी ड्यूरिंग द ईयर। जुलाई से लेके मार्च कितने महीने, ये 9 मंथ्स का आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। फिर नीचे बताता है ये इमिनली अक्रू हुआ है 30 सितंबर पे, इट वाज डिटरमाइंड दैट द प्रोजेक्ट इज कमर्शियली, यानी कंडीशंस मीट हो चुकी है। न्यू प्रोसेस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग्स ऑफ रुपीज 10 मिलियन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी ये कंप्लीट होने के बाद अब ये अमोर्टाइज भी होगा, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इसी का 45 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया, 30 आ गया भाई। सर हमने यहाँ पे एडिशन में दिखा दिया 30, ऐसा ही है। चलें जी सर, ये भी डन हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें ये कह रहा है कि आपने एक कोई नया सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है, सही है जी, 115 का, जिसमें से सेल्स टैक्स में माइनस करूं कितना, ये आ गया 100। सर ट्रेनिंग तो कैपिटलाइज नहीं होगी, 105 आ गया। सर हमने यहाँ पे सीधा सीधा सॉफ्टवेयर में 105 दिखा दिया। अच्छा, लाइसेंस में कोई एडिशन नहीं है, इसमें भी कोई एडिशन नहीं है, ऐसा ही है। अब आ गया भाई डिस्पोजल। अच्छा, आपके पास डिस्पोजल में जो पुराना सॉफ्टवेयर था वो रिडंडेंट हो गया, तो यहां से ये निकाल के फेंक देंगे, ऐसा ही है। अब कहानी होगी सर आपकी अमोर्टाइजेशन की, सही है जी, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के रिवर्सल की। चलिए जी सर, अब हम आ गए अमोर्टाइजेशन पे। अमोर्टाइजेशन के लिए आपको याद होगा ओपनिंग पे अलग होता है, एडिशन पे अलग और डिस्पोजल पे अलग। कवर सबको करना है भाई। अच्छा जी, आपके पास सबसे पहले जो ब्रांड है, आ रहा हूँ भारी आ रहा हूँ, हाँ जी, ब्रांड कितने का था ओपनिंग, इसमें कोई एडिशन नहीं है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो कॉस्ट पे
कितने का लाइफ? 10, 20 है। चलिए सर, हमने सीधा सीधा यहाँ पे 20 की अमोर्टाइजेशन दिखा दी, ये इसको इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो 20 आ गया यहाँ पे, अब आ गया सर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास एक ओल्ड है, ओल्ड 80 का था, ऐसा ही है। आपकी इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। ये इस साल 9 महीने चला है। एक महीने बाद नहीं किया मेरी जान, वो देखो क्या हुआ, ये कब बना, ये कंप्लीट कब हुआ है। However, LL expects to use it for a period of 10 years. The existing accounting software has become operational, have redundant and is of no use. सही है जी। अब देखो इधर ERP सॉफ्टवेयर है जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 15 साल, पर हम इसको चलाएंगे कितने साल? 10 साल। अब ऊपर देख लेते हैं, ऑन August 1 LAL जो है वो एंटर हुआ है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में एंटर होने का हरगिज मतलब नहीं कि उसी दिन एसेट मिल गया। सही है जी। Which would replace its existing accounting software. The new software became operational on April 1. तो अप्रैल 1 को वो सॉफ्टवेयर निकाल के फेंकूंगा, पुराने वाला तब तक पुराना ही चलेगा। तो मैं कितने महीने की अमोर्टाइजेशन चार्ज करूं? 9 मंथ्स। कितना आ गया? 12 आता है, 12 आता है। ओके जी सर, ये आ गई हमारी अमोर्टाइजेशन ओल्ड पे। न्यू आया 105 का, इसकी लाइफ कितनी? 10 साल। 3/12 कितना? 2.625। सर ये आ गया 14.625। अच्छा जी, पर अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी निकाल लेते हैं उसकी जो बिक गया, ठीक है, वो भी डिरिकॉग्नाइज करनी है। तो सर 48 ओल्ड था और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 12 कितना आ गया? 60 आ गया। चलें जी सर, ये आ गया 14.625 और यहाँ पे सर डिस्पोजल में 60 आ गया हमारा। अच्छा जी सर, आज तक लाइसेंस आपका इनडेफिनेट पे था सर, ये तो इग्नोर करेंगे ना, ये जो ब्रांड हम बोल रहे हैं कि खुद बनाया है। अच्छा जी, इसके बाद लाइसेंस जो हमारी जनवरी 1 से, वो कह रहा है कि भाई हमने स्पेंड किए 10 मिलियन अपने ब्रांड बनाने पे, तो ये तो खुद ब खुद इंटरनली जनरेटेड है ना, बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये खरीदा थोड़ी ना। सही है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है ना, हमेशा क्या होता है? इग्नोर होता है, क्योंकि ये तो बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस बना है। मैंने कहा भी था, लिखा हुआ भी होगा तो वो कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद लाइसेंस की लाइफ कितनी बची अब? 10 साल। पर इस साल क्या 6 महीने अमोर्टाइज होगा? तो 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.75 आ रहा है, ये भी 0.75। अच्छा, आप प्लीज मुझे टोटल अमोर्टाइजेशन बता दें। 36.125। डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये रहा, देख लो। 48 और 12 क्या होते हैं मिला के? तो 60 ही निकालूंगा ना यहाँ से, जितना बुक किया हुआ है। सही है, वो टोटल है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, सारी चीजें केल हो गई तो ये आ गया 200। कुल मिला के यही है भाई, ऑनलाइन वालों देख लो, ये हमारे मुंशियों ने डायरेक्ट किया बगैर कैलकुलेटर के, यही है। अच्छा जी, ये आ गया 60। ये कितना आ रहा है?
अच्छा टेक्निकली सिर्फ उसका अमोर्टाइजेशन बचा जो एसेट रह गया, बाकी तो बिक गया, तो वो सारा डीरिकॉग्नाइज हो गया। $64.125 भाई वो कह रहे हैं 352 आ रही है यार। 352 तो हो ही नहीं सकता, जानिए बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दो वाली फिगर ही नहीं आ रही है। सही है, यानी 352 हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। सही है, हाँ जो बात है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये अक्यूमुलेटेड में से ये माइनस करूं कॉस्ट में से, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। 140 140 है ये। $285.875। हाँ भाई, डिस्क्लोजर पे आज साफ हो गया। एडिशन डिलीशन तुम्हें खाली ख्याल रखना है, समझो ये एक डी अकाउंट है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी, अक्यूमुलेटेड में से अक्यूमुलेटेड अगर वो बिक गया है। सही है जी, नमाज पढ़ के आ जाएं, इसके बाद एक और सवाल करते हैं और फिर हम चलेंगे SIC 32 पे। सही है जी। अच्छा अनिला कह रही है सर कॉस्ट सेविंग का बता दें। भाई कॉस्ट सेविंग आपने, इधर सुनो यार, जानी इधर, वो कह रही है भाई कॉस्ट सेविंग का बता दें। भाई कॉस्ट सेविंग आपको इसलिए उसने बताई कि आपको ये बताना चाह रहा है कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब इससे मिलेंगे, और फ्यूचर की सेविंग को आज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही है जी, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता लगे कि भाई इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है और ये एसेट रेडी फॉर यूज है। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट यूज करते हैं कपिल, ऐसा ही फॉर्मेट यूज करते हैं। सही है, चलें जी, हम मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद एग्जैक्टली। सेट है, 15 मिनट में आ जाना जानी, हमें और सवाल करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, वो खाली नीचे लिख देते हैं मनीष कि ये वैल्यूज आ रही हैं। भाई वापस आ गए आप लोग? कहाँ पे? तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे बाबू। कब कब रख रहे हो तुम? वीकेंड है? नहीं नहीं, तो अपना प्लान नहीं खराब करो। करते हैं बढ़िया कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज। Recording in progress. सही है, डन है। बस सही है ना, अच्छी बात है। पर डन हो गया, करते हैं। कौन सी तारीख है? 9? नहीं, तुम लोग जब बोलो। तुम्हारा जब टारगेट कंप्लीट होगा तब। 3 दिन बाद। डन है। चलें जी जानी, शुरू हो जाए अगला सवाल। इसमें देखो क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइसेंस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड P&L फॉर द ईयर एंडेड December 30 जून 2017।
इसमें आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी है। इसमें खाली बताना ये है कि साल के आखिर में किस अमाउंट पे इंटेंजिबल्स अपीयर होंगे। हाँ बस अमाउंट रखो, अमोर्टाइजेशन माइनस करो, उसमें खाली डिसाइड ये करना है कि अमोर्टाइजेशन कितने पे करनी है। हाँ भाई समझ आ रही है मैं कह रहा हूँ, हो रहा है।
हाँ भाई ऑनलाइन वाले हो गया सवाल। डन। डन हो गया जी। अच्छा भाई अगर मैं सबसे पहले डिस्कशन के लिए लाइसेंस ए को पिक करूं, सही है। पहले मुझे एक बात बताओ, हमने हर लाइसेंस को एक्वायर किया है कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, ऐसा ही है भाई। अच्छा ये देखो, ऑन July 1 सनशाइन लिमिटेड एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। यानी दुनिया में ये लाइसेंस कितने भी टाइम के लिए चलते हो, हमने कितने सालों के लिए एक्वायर किया है? 10 सालों के लिए। अब मुझे देखना ये है कि क्या मैं इससे ज्यादा पे डेप्रिशिएट करूं या मोटा इस इतने पे करूं या इससे कम पे करूं, ऐसा ही है। और फिर रीवैल्यू करूं या ना करूं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है सिवाय कैपिटलाइजेशन को निकालने के। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये बोल रहा है इससे एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो 12 साल के हैं। अब मुझे इतना पता है कि इसकी यूजफुल लाइफ एक्चुअल में 12 है, बट लीगल लाइफ कितनी है? 10 है। अच्छा फिर बोलता है कि भाई रीन्यूअल कॉस्ट है 65 मिलियन की, तो सर हम नहीं करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर वो बोल रहा है कि भाई एक्टिव मार्केट वैल्यू है 30 जून 2017 को 170 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो सर मुझे एक बात बताएं, एक्टिव मार्केट तो बाद में देखेंगे, पहले इसको अमोर्टाइज करूं। कितने सालों पे कहते हो? 10 सालों पे। चलें जी, तो सर आपने 20 ये बुक किया, ये आ गई कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ सर, इसकी फेयर वैल्यू आ रही है 170, तो क्या हम रीवैल्यूएशन लॉस बुक करें? हाँ जी, रीवैल्यूएशन लॉस बुक करें, क्योंकि हमने बखूबी सीखा हुआ है कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के नीचे पीएनएल होता है और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर सरप्लस होता है। तो क्या मैं 10 का रीवैल्यूएशन लॉस बुक करूं? सर मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई 170। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? ऐसे ही किया था। ये था भाई, सही है जी। आपने रीवैल्यूएशन लॉस भी बुक करना था क्योंकि हमने सीखा हुआ है।
मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हमें स्टैंडर्ड अलाउ करता है वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की हद तक, उससे ऊपर जाओगे तो सरप्लस, उससे नीचे आओगे तो पीएनएल। चलिए जी हम दूसरी चौरंगी पे चलते हैं। दूसरी चौरंगी में 230 मिलियन की कॉस्ट आपकी जेब से लगी है, वो कहता है इनडेफिनेट लाइफ के लिए आपने लिया है। अच्छा अब देखो, इससे फायदा इनडेफिनेट लाइफ के लिए होगा, पर आपके लिए कितने टाइम है, क्योंकि आपने पैसे दिए ना 10 सालों के लिए। अच्छा रीन्यूअल 85 है, सिग्निफिकेंट है, इग्नोर करेंगे। अच्छा 230 को कितने से डिवाइड करूं, पक्की बात है, तो सर बिल्कुल सही, सही से आ गया। आपने 207 से किया, फिर आपने देखा भाई इसकी एक्टिव मार्केट है, यस सर है, तो आपने क्या किया 300 पे लेके जाओगे किसको, 207 को। अच्छा पहला साल है तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और कैरिंग अमाउंट सेम है, वेरी गुड। अच्छा अब आ जाओ सी पे। अच्छा ये तो बात पता है ना कि पहले साल के आखिर में हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट सेम होती है, यही है ना। अच्छा जी लाइसेंस सी, 6 साल इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। अच्छा और मैंने लिया है 10 सालों के लिए, और बोल रहे रीन्यू। पहले तो एक बात बताओ, रीन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है मैं मानता हूँ, पर मैं क्या पागल हूँ मैं रीन्यू करवाऊंगा। एक तो मैंने वैसे ही ज्यादा ही खरीदा था, ये फायदा कितना देगा 6 साल का। तो आपको आज ही पता है कि जब उससे आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स 6 साल के हैं, तो आप अमोटाइज भी कितने सालों पे करोगे, 6 सालों पे। तो सर क्या हमने 6 सालों पे करके कैरिंग अमाउंट निकाल के इसको फेयर वैल्यू पे ले गए और रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। कोई ऐसा जिसने ये किया हो सही, वेरी गुड जी, वेरी गुड अनिला। अच्छा जी बेहतरीन। इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, डी इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है बट वैल्यूअर ने बताई है, तो ये नहीं लेंगे ना। चलें जी ये बात तो समझ आ गई। अब बिल्कुल नहीं, इसमें प्रॉमिस वॉमिस नहीं होता फेयर वैल्यूएशन में, सिर्फ एक्टिव मार्केट, वो रीवैल्यूएशन के लिए प्रॉमिस होता है। हाँ तब भी नहीं होता ना, रीवैल्यूएशन के लिए नहीं होता, सही है, रीवैल्यूएशन के लिए नहीं होता, ये रेजिडुअल वैल्यू के लिए होता है ये वाली कहानी। अच्छा जी अब प्लीज फोकस के साथ देखें इधर। 60 मिलियन की एक चीज खरीदी 10 सालों के लिए मैंने, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं 12 के। अब नीचे लिख के देता है कि रिन्यूअल आपको अलाउ करेगा कि आप 5 साल और ले लें। अगर मैं रिन्यू कराऊंगा, मैं कराऊंगा मुझे पता है, पर मैं मैक्सिमम कितने चलाऊंगा 12 साल, तो रिन्यूअल से तो 5 साल का बेनिफिट मिलेगा और लाइफ ही खत्म हो जाएगी, यानी उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको 12 पे अमोटाइज करूं, सर 12 पे अमोटाइज किया 5 आ गया और ये आ गया, ऐसा ही है। अच्छा जी अब अगर मैं कुल मिला के देखूं तो मेरी बैलेंस शीट पे 590 का ये एसेट अपीयर होगा। उसने बोला है पीएनएल का चार्ज निकाल के दो, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले ये आ गया पीएनएल में अमोटाइजेशन, ऐसा ही है, ये आ गया अमोटाइजेशन। इसके बाद ये रीवैल्यूएशन लॉस 20 का, ऐसा ही है। तो सर कुल मिला के 83 का पीएनएल का चार्ज आ गया और बाकी सरप्लस आ गया आपके पास 93 का। राइट है, सब कवर हो गया इस वाले सवाल में कॉन्सेप्ट के वाइज। चलिए ये सर अब हम शुरू कर लेते हैं SIC 32, सही है, ताकि ये कहानी भी खत्म हो जाए यहाँ पे जो शुरू हुई है। अच्छा जी अब जरा प्लीज फोकस करना। भाई मुझे एक बात बताओ, हमने पूरा इंटेंजिबल देखा, पर भाई जब वेबसाइट बनाते हैं तो वो भी तो एक फिजिकल सब्सटेंस के बगैर होती है ना। पर वेबसाइट में कुछ एडिशनल चीजें हैं, कुछ एडिशनल प्रोसेसेस हैं, कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हैं। इसी के लिए फिर बहस हुई कि भाई जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसको कहाँ क्लासिफाई करेंगे, इटसेल्फ वो भी इंटेंजिबल है। तो उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन कमेटी थी SIC 32, जिसकी 32वीं मीटिंग में ये चीजें डिसाइड की गई थी। क्लियर है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, SIC 32 आपको बताता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रिलेटिंग टू योर डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट। पहले वो कहता है भाई वेबसाइट आप दो मकसद के लिए बनाते हो, या तो इंटरनल यूज के लिए कंपनी के, या तो
एक्सटर्नल यूज के लिए, ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूबीएल की वेबसाइट पे जाता हूँ या एचबीएल की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो एचबीएल की वेबसाइट पे आपको पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ जी, अगर एचबीएल की वेबसाइट पे जाके मुझे कोई चीज रेंट पे लेनी है या कोई घर लीज करवाना है, तो वो पूरा प्लान बना के देता है, आप खाली उसमें चीजें पंच करते हैं, ऐसा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको रेंटल कैलकुलेट करके देता है। ये इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के प्रोडक्ट्स, सब चीजें भरी हुई होंगी वेबसाइट के ऊपर। ये तो हो गया एक्सटर्नल यूज। फिर आते हैं इंटरनल यूज के ऊपर। उसी कंपनी के डोमेन में एक वेबसाइट बनी हुई है, उसी से लिंक, क्योंकि अब तो ऐसी बात है, मैं वहां का पार्ट हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। मुझे एक बात बताओ कि उसी के अंदर एक पोर्टल है जिसको सिर्फ कौन यूज करता है, उसके इंटरनल एम्प्लॉइज, सही है। अच्छा, उसमें क्या है, कंपनी का पूरा डेटा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर वो चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटिंग टू सारी कैलकुलेशंस एक्स वाई जी, उसको कौन यूज कर रहा है, इंटरनल। यानी सर दैट मींस के जितने भी इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, अच्छा हर किसी के एक्सेस राइट्स अलग अलग है भाई, जिसको जितने राइट देने चाहिए उतने ही है, सही है जी। तो अगर मैं रिस्क में हूं तो रिस्क से रिलेटेड सारी चीजें मेरे पास होंगी और मेरे पूरे डिपार्टमेंट में कुछ हो रही होंगी। तो सर अभी भी मैं वो डोमेन ये यूज कर रहा हूँ वेबसाइट पर, किस पर्पज के लिए, इंटरनल पर्पज के लिए। बात समझ आती है। चलिए जी, तो अब मुझे एक बात बताएं कि सर वो कहता है कि एंटिटी में इंकर इंटरनल एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस, यूज टू स्टोर कंपनी पॉलिसीज एंड कस्टमर डिटेल्स एंड सर्च रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या हो गया भाई, इंटरनल प्रमोट एंड एडवर्टाइज एन एंटिटीज ओन प्रोडक्ट्स, तो ये एक्सटर्नल यूज हो गया। क्लियर है। अच्छा जी, फिर इसके बाद अभी हमने IS 38 पे टाइम लगा दिया तो ये तो दस्ती हो जाएगा, सही है जी। फोकस कर लेते हैं। वो बोलता है कि भाई आप जब खुद इंटरनली कोई इंटेंजिबल बनाते हैं, चाहे नॉर्मल इंटेंजिबल हो या वेबसाइट एज ए इंटेंजिबल हो, प्लानिंग तो होती है, ऐसा ही है। अच्छा, वो बोलता है प्लानिंग के अंदर फिजिबिलिटी स्टडीज आती हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब ये कि भाई मैं किससे बनवाऊं, कौन लोग होंगे, किस नेचर की होगी। सर अभी तो मेरे ख्याल से रिसर्च चल रही है, तो सर इसमें डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, यानी मैं अभी सिलेक्शन के उसमें हूं, तो क्या मैं रिसर्च फेज में हूं। अच्छा, ये सारी बातें आपने क्यों लिखी सर यहाँ पे, सर ये सवालों में लिखी हुई होंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर स्टिल इन प्लानिंग फेज। और स्टैंडर्ड आपको कहता है व्हेन यू आर इन प्लानिंग फेज, तो आपने अभी कंक्लूड ही नहीं किया क्या बनाने वाले हैं, तो सर ये क्या होगा, सीधा सीधा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है कि जब आपने प्लान कर लिया, अगर आप वाकई में आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो उसको मैं कहता हूं एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा जी, फिर वो बोलता है भाई इसमें अंदर क्या क्या आता है, डोमेन नेम। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का नाम। मुझे बताओ वेबसाइट के नाम के बगैर क्या वेबसाइट चल सकती है, एंड यू हैव टू पे फॉर इट, ऐसा ही आपको पे करना पड़ता है। अच्छा जी, तो क्या ये वेबसाइट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। चलिए जी, तो सर आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। अच्छा जी, परचेजिंग या डेवलप कर रहा हूं हार्डवेयर, कैपिटलाइज होगा, गलत, पीपी में होगा। हाँ जी सर, ये होगा IS 16 में, सर ये होगा IS 16 में, बिकॉज टेंजेबल है, ऐसा ही है। वेरी गुड जी। इसके बाद सर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये होगा वेबसाइट की कॉस्ट में। चलिए जी, कोई एप्लीकेशन लगा रहा हूं या उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी मैं देख रहा हूं कि क्या ये वेबसाइट बर्दाश्त कर पाती है लोड या नहीं, तो क्या वो भी कैपिटलाइज होगा। यस सर, स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निकली इज अ काइंड ऑफ ट्रायल रन, ऐसा ही है। तो सर ये भी क्या होगा, बिल्कुल कैपिटलाइज। चलें जी, अब आगे सुनने देखें। सर ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस, डेवलपमेंट ऑफ लेआउट, सर ये भी क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर तुम नोटपैड में जैसे लिखा हुआ होता है ऐसी वेबसाइट दे दोगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, ना कोई इसको यूज करेगा। क्या आपको लोगों की ई स्पेस को दिखाना है कि ऑप्शंस आ रहे हो, आप क्लिक करें, वो ड्रैग डाउन हो जाए तो आपको रेलेवेंट चीजें मिल जाए उसमें, सही है।
तो भाई अगर आप नोटपैड की उसमें दोगे, फॉर एग्जांपल नोटपैड क्या सर, आपने सीधा सीधा वाइट स्क्रीन आ रही है, उस पर चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या पढ़ने गए हो या यूज करने गए हो? यूज करने गए, तो सर क्या ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? उसके बगैर वेबसाइट रेडी फॉर यूज नहीं हो सकती, तो उसको भी क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। अच्छा जी, कंटेंट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन, क्या ये चीज कैपिटलाइज होगी? फिर सोचो, कंटेंट डेवलपमेंट आप लोगों से पूछता हूँ, कैपिटलाइज होगी? वेरी गुड जी। तो भाई कंटेंट के लिए तो ऐसी बात है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसके बगैर वेबसाइट चल नहीं सकती है, ये लाजमी लाजमी कैपिटलाइज होगी। अच्छा जी, either textual or graphical nature on the website before the completion of the website development, ये बात देखो, before the completion of website development। आगे, this information may either be stored in separate databases that are integrated into access from the website or coded directly into the web pages। वो बोल रहा है भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख के दे, सही है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख के दे, उनमें दो चीजें हैं। आपका अगर अलग से सर्वर मौजूद है, उसमें ये डेटा इंक्लूडेड है, या तो किसी और के सर्वर में है, उससे इनकोड हुआ हुआ आपके पास। यानी सर इसको कहने का मतलब है, समझाता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी और वेबसाइट के डेटा को, डेटा वही चाहिए होता है, अलग से हार्डवेयर नहीं परचेज करते, उसी वेबसाइट के डेटा को आपसे इनकोड कर देते हैं। तो टेक्निकली आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो टेक्निकली उसी वेबसाइट की अपीयरेंस आपके पास आ जाती है कुछ चीजों के चेंज होने के बाद। तो क्या अगर इसके लिए भी पैसे पे कर रहा हूं, तो ऐसी बात है सामने वाला बंदा मुझे फ्री में तो एक्सेस नहीं देगा। वेरी गुड, ये पैसे बचे रहे तो ये लग तो रहे ना मेरे, तो मुझे एक बार बताओ, क्या ये भी कैपिटलाइज होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि अब तक वेबसाइट रेडी फॉर यूज नहीं हुई है। अब इसमें एडिशनल चीज ऐड कर रहा हूं सर, अगर आपने कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट्स के लिए चीजें लगाई हैं, वो एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि वो वेबसाइट के बनाने के लिए लाजमी नहीं है, वो आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं आप। बात समझ आ रही है? यानी सर हम सिंपल यूं रखें कि हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी, अदरवाइज सारी एक्सपेंस आउट। चले अब एक और चीज, आपने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया, बनने के बाद तब होगी, क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वेरी गुड जी। इसके बाद आपने उस वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए बनने के बाद एक बंदा रखा हुआ है, बिल्कुल, उसका काम क्या है भाई, उसको मेंटेन करना, तो ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। तो सर दैट मींस कि कभी भी कैपिटलाइज, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि रूटीन एक्सपेंसेस हमेशा पीएल में चार्ज होता है। बात क्लियर है? चलें जी सर, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब एक सवाल कर लेते हैं इसका। हाँ जी सर, फाइल मैं आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ऑनलाइन वालों, ऐसा है। हाँ जी, अब यहाँ भी विजिबल होगा ये। फॉर्मेट वही है, नोट बनाना है इंटेंजिबल का। बाबू यहाँ तो सवाल हो गया। हाँ भाई, डिस्कस कर लें।
हाँ जी, ऑनलाइन वालों डिस्कस करें सवाल। ओके जी, तो जब तक हम कॉपी पेस्ट करें। चलें जी, देख लेते हैं। अच्छा भाई, अगर इस सवाल को रीड करूं तो लिखता है कि भाई एप्पल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि ये एक आप ग्रुप के नोट्स बनाने जा रहे हैं। तो आप क्या ये मानते हैं कि जब आप किसी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्वायर करेंगे तो उसकी गुडविल टेक्निकली एज एन एडिशन आएगी, उस सब्सिडरी की बुक्स में जितने भी इंटेंजिबल्स होंगे अब वो आपके इंटेंजिबल कहलाएंगे, तो आपके नोट में वो एज एन इंटेंजिबल के नोट में एडिशन के तौर पे शो होंगे। ऐसा ही है जी। अच्छा, अब बोलता है क्या है भाई, 30 जून 2018 के ईयर एंड का आपको काम करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू ग्रुप इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी पूरी वर्किंग में जितने रंग और नस्ल के एसेट आए आपको सिर्फ गर्ज होना चाहिए इंटेंजिबल से। ऐसा ही है, क्योंकि वो नोट्स में रेलेवेंट नोट्स में जाती हैं चीजें। एज ऑन जून 30 2017 रीवैल्यूड अमाउंट एंड रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस 450 और 30 मिलियन का है। ऐसा है। अच्छा जी, यानी सर मैं कह सकता हूँ ये 450 मिलियन फेयर वैल्यू है और 30 मिलियन इसका सरप्लस मौजूद है। और मुझे इतना पता है कि अब अगर कोई रीवैल्यूएशन होगी तो पहले सरप्लस खत्म होगा फिर लॉस आएगा। ऐसा ही है, देख लेते हैं इसको। अच्छा जी जानी, अब ऑन जुलाई 1 2017 AL acquired entire shareholding of Mango Limited, यानी 100%। ये है कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बताई हुई है सॉफ्टवेयर की और इसकी, इतनी है। अच्छा भाई, मैं 100 मिलियन तो लूंगा ही नहीं ना, मैं डायरेक्टली 200 मिलियन ले लूंगा। क्या ये 200 मिलियन मेरे लिए नोट्स में एडिशन के तौर पे अकाउंट फॉर होगा? चलें जी, अदर नेट एसेट्स भी आ गए। अदर नेट एसेट्स के अलावा ये बोल रहा है कि भाई जब मैंने इसको एक्वायर किया था तो उसने रिसर्च और डेवलपमेंट इंकर की थी 80 मिलियन की, जो कि उसने पीएनएल में चार्ज कर ली क्योंकि उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। इसके बाद जब इसके क्राइटेरिया मीट हुआ है वो इस साल के शुरू में हुआ है। अच्छा, ऑन दिस डेट AL estimated the fair value of research and development work of ABC rupees 95 मिलियन। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें इतना पता है कि उसने जितना भी पीएल में चार्ज किया वो तुमसे सब रिकवर करेगा, और तुमसे जब सब रिकवर करेगा उसकी कंडीशंस मीट हो चुकी हैं तो तुम्हारे लिए तो वो एसेट है। तुम क्या इस 95 को इस नेट एसेट्स में ऐड करोगे? क्योंकि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। वेरी गुड जी, कितने लोगों ने किया था ऐड? इसके बाद ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वेरी गुड जी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ ML कस्टमर लिस्ट वाज असेट एज रुपीस। अच्छा, क्या ये कस्टमर लिस्ट बताना सब्सिडी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की भी होगी? हम करेंगे, हम करेंगे कि हमारे लिए एक्वायर्ड है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, नेट एसेट्स की वर्किंग 200 1545 95 और 20 कुल मिला के ये आ गए। कितने लोगों की गुडविल 90 आई थी? अच्छा, अब एक एक करके मुझे बात बताओ प्लीज, यार जानी बातें नहीं दादा इधर। ये आ गई गुडविल की एडिशन, ये आ गया सर पहला इंटेंजिबल, ये आ गया सर दूसरा इंटेंजिबल। ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो एक इंटेंजिबल है। ऐसा ही है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में उसने बताया है कि ML incurred फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट।
यानी जो वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, ये वाला एबीसी पे, सही है जी, तो उसने भाई और भी खर्चा किया है। अच्छा भाई, एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2017 टिल एबीसी लॉन्चिंग यानी मई 1, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितने महीने? पक्की बात है? चलिए जी सर, हाँ भाई लिख के बता दें ऑनलाइन वालों, कितने मंथ्स, ये खर्चा कितने महीने का है? बता दो अगर जिंदा हो तो यार। 10 महीने का है, वेरी गुड। अच्छा अब एक एक करके बताओ, मार्केट रिसर्च कैपिटलाइज करूंगा, पक्की बात है? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन होगा, वेरी गुड। पायलट प्लांट होगा। अच्छा जी, इसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, हाँ जी कह रहे हैं होगा। ट्रेनिंग, टेस्टिंग, अच्छा प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये तो इन्वेंट्री में जाएगा ना। चलें जी, पायलट प्लांट मतलब एक डमीज होती हैं, सही है जी। मतलब पायलट प्लांट आप ऐसे समझे जानी कि हमने पहले भी जिक्र किया हुआ इसका, कि आप एक प्रोसेस बनाते हैं, डमी प्रोसेस, सही है जी, तो ये इसके लिए लाजमी होता है, बिल्कुल। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपने ये 12 48 रिफाइनमेंट टेस्टिंग टोटल 165 आ गया, कितने लोगों का यही आया था? ट्रेनिंग नहीं होगी, बिल्कुल हमने नहीं की ट्रेनिंग, यही है। अच्छा जी, हमने कुल मिला के 165 की कैपिटलाइजेशन करनी है। अच्छा अब मुझे क्या एडिशन सारी की सारी मिल गई? देखें आप जरा फोकस के साथ, सॉफ्टवेयर में 200 डाल दिया आपने, कस्टमर लिस्ट में 20, इसमें 90 और इसमें 165, टोटल एडिशन आ गई 475 की। देखो सिर्फ ये समझो कि कंसोलिडेटेड बुक्स में सब्सिडी के आने से जितने भी इंटेंजिबल्स है वो आपके नोट्स में एज एन एडिशन आएंगे, क्योंकि ये ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद अमोर्टाइजेशन पे काम करें। चलें जी, अमोर्टाइजेशन पे काम करने से पहले देखो क्या कुछ डिस्पोजल है। ऑन जुलाई 1 द फेयर वैल्यू ऑफ एल्स ओन कस्टमर लिस्ट वाज, ये तो इंटरनली जनरेटेड, इग्नोर करेंगे इसको। As on July 1 2017 remaining useful life of all intangible except goodwill was 10 years. On 31 March ML sold one of its software for rupees 110। तो यार मुझे एक बात बताओ, वैसे ही साल के कौन से दिन पे बेचा है इसने? हाँ 31 मार्च 2018 को बेचा है, ऐसा ही है। और तो ये मुझे पता कैसे लगेगा कौन सा बेचा है? पुराना ही बेचा होगा ना, तो कितने पे बेचा है? अच्छा तो वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएं, अगर अब मुझे इसको निकाल के बेचना है, तो ये बोल रहा है भाई वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर रुपीज 110 मिलियन, तो सर मुझे एक बात बताएं भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितने से निकाल दिया? 100 से। मुझे कैसे पता 100 से? 2 सॉफ्टवेयर थे, वेरी गुड, उसमें से हमने क्या बेचा है? एक बेचा है। अच्छा भाई सर, इफ सब्सिडरी क्राइटेरिया फॉर एबीसी मेट ऑन फर्स्ट देन हाउ पेरेंट रिकॉग्नाइजेस एसिड इफ क्राइटेरिया नॉट मेट? समझा नहीं मैं यूसुफ? तो क्राइटेरिया अगर मीट नहीं होता, जानी तो सुनना भाई, तो सुन लो, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ होता तो भाई वो आपसे पैसे ले कैसे सकता है? ना वो आपके लिए एसिड है, ना उसके लिए एसिड है, ना उसके अंदर है, ना आप उसको कुछ करेंगे। क्लियर है? बात समझ आ रही है? भाई वो तो एसिड ही नहीं होगा ना, कि क्राइटेरिया मीट नहीं होगा यूसुफ। क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, उसने एक सॉफ्टवेयर भेज दिया तो हमने 200 की यहाँ से अमाउंट को कटा दिया, सही है, पर मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की सॉरी, पर मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कोई कुल मिला के 2 सॉफ्टवेयर होंगे, पर दोनों में से एक चला होगा मार्च तक, एक चला होगा पूरा साल। चलें जी, हमने यहाँ से माइनस कर लिया, अभी देख लेते हैं सर। इसके बाद अमोर्टाइजेशन आती है लाइसेंस की, 45 निकाल ली थी। चलें जी, बेहतरीन है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो मेरे पास हेल्ड है वो तो सीधा सीधा पूरे साल की आ गई, बाकी कितने महीने है? अच्छा पर ये भी मानते हो कि इस पे 7.5 बुक करके रिवर्स भी हो जाएगा? पक्की बात है? चलें जी, इसके बाद कस्टमर लिस्ट कितने से? 2 से। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट
2.75। एनीवन जिसने बिल्कुल सही किया हो ये? वेरी गुड सर। सब्सिडी का क्राइटेरिया नॉट मेट ऑन फर्स्ट, क्या कह रहे हो बाबू, जरा इसको हम अच्छा भाई ये कह रहे हैं यूसुफ अली सर सब्सिडी का क्राइटेरिया met on first but we still included it in purchase price meaning we have considered it as an asset in parent book। बिल्कुल ऐसा ही है यूसुफ, हमने इसको ऑब्वियसली बात है अपना एसेट माना ना, तभी तो हमने एडिशन में दिखाया है यूसुफ। ये तो हमने बात अभी रिवीजन में भी डिस्कस की थी, क्लियर है? हमने तो एसेट माना ना इसको, तभी तो हमने इसको पैसे दिए, तभी तो उसकी फेयर वैल्यू मालूम हुई है उसकी। ओके अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, ये सारी चीजें करने के बाद 7.5 मैंने रिवर्स भी कर दिया। अच्छा अब देखो साल के आखिर में बता रहा है कि ग्रुप फॉलो करता है रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा किसके लिए? लाइसेंस के लिए, वेरियस कॉस्ट मॉडल बाकी सारे इंटेंजिबल्स के लिए। अब मुझे जरा आप लोग ये बता दें कि लाइसेंस की फेयर वैल्यू आ रही है 350 मिलियन, ऐसा ही है? पर पहले मुझे एक बात बताएं, 350 मिलियन तो मैं कंपेयर करूंगा कैरिंग अमाउंट से ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास 450 का था, 45 का अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है, 405 की कैरिंग अमाउंट आ गई, इसकी फेयर वैल्यू 350, लॉस कितना आ रहा है? अच्छा अब इस लॉस को, बिल्कुल, अब इस लॉस को आपको एक एंट्री बनानी है, प्लीज सुनिएगा जानी। लाइसेंस क्रेडिट 55 से पहले सरप्लस पड़ा हुआ था आपके पास 30 का, और रीवैल्यूएशन लॉस कितने से? अच्छा हाँ सॉरी, आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्यूमुलेटेड भी ट्रांसफर किया होगा, और कैसे किया होगा? रिमेनिंग लाइफ से 30 डिवाइडेड बाय 10, 3, ऐसा ही है? तो भाई आपने इसमें से माइनस करके अवेलेबल सरप्लस कितना है आपके पास? 27 है। तो भाई अब मुझे एक बात बताएं, इसकी जो ट्रांसफर की एंट्री बनती है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट बनती है। इसका क्या इस इंटेंजिबल के डी अकाउंट पे कोई भी इंपैक्ट है? नहीं है सर। तो ये 3 की एंट्री बना दी हमने। सरप्लस का बैलेंस है 27 का। अब मैं पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को घुमाऊं, बाकी पीएनएल 28, ऐसा ही है? अच्छा अब मुझे इतना पता है मेरा इंटेंजिबल कुल मिला के 55 से कम होना है, पर आप यहाँ पे दोनों रीजंस बताएंगे कि सरप्लस की वजह से कितना, पीएनएल की वजह से कितना। डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 395, आपकी फेयर वैल्यू थी भी कितनी? हाँ जी आपकी फेयर वैल्यू थी भी कितनी जानी? 350 थी। 350 के अगेंस्ट में आपने ये क्या रखा हुआ है अभी सर? 45 का। तो कुल मिला के आपका अब जो जितना भी एक्यूमुलेटेड है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है या फेयर वैल्यू मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे। तो देखो यहाँ पे आपके पास कुल मिला के कितनी फिगर आ गई? 350। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों? बाकी सबका तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। हमने ये तो ऑब्वियसली सीखा हुआ है ना कि हम जितना भी एक्यूमुलेटेड होता है वो पूरा रिवर्स हो जाता है किस मॉडल में? रीवैल्यूएशन मॉडल में, ऐसा ही है जी? तो हमने 395 में से ये 45 माइनस किया तो 350 की फेयर वैल्यू आ गई, और हम इसका अक्यूमुलेटेड साल के आखिर में पूरा का पूरा क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, ताकि आपका एसेट किस पे रह जाए? फेयर वैल्यू पे। क्योंकि अगर मैं अक्यूमुलेटेड रहने दूंगा तो वो बार बार उसको वैल्यू को कम करता रहेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसा ही है भाई? चलें जी। थक गया तू? अच्छा जी, मैं बिल्कुल इसकी समरी शेयर कर दूंगा आपको अभी। अच्छा जी अब एक काम ये कर लें, मैं तुम्हें ये दोनों सवाल सोल्यूशन कर, तुमने ऑब्वियसली किए हुए भी हैं, सही है? अपने हिसाब से टाइम निकाल के आज ही खत्म कर लेना, ताकि ये इंटेंजिबल खत्म हो जाए अलॉन्ग विद इंटायर पास पेपर्स। क्लियर है जी? अच्छा जी भाई आज हमारी आखिरी क्लास थी, सही है जी? रिवीजन जो जो तुमने कहा वो कराता भी गया।
तो यार लव यू, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें अल्लाह पास करे, दिल से बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के लिए। अब बस इट्स ऑन यू भाई कि तुम लोगों को पास होकर दिखाना है। मेरे से जितना बनता था बस इंशाल्लाह, पर मेरे से जितना बनता था जानी, मैंने मतलब अपनी तबीयत का ख्याल ना किए हुए भी उससे ज्यादा किया है। सही है जी, अब इट्स ऑन यू कि आप उसका रिटर्न देंगे पास होके। सही है जी, मिलते हैं आप लोगों की मिठाई के साथ। चलें जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल कर देंगे, चलें जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।